ईडीएलआई के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर उसके नॉमिनी को 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलता है। लाभ की गणना पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के 35 गुना के आधार पर की जाती है, जिसमें 2.5 लाख रुपए का बोनस भी शामिल होता है। इस योजना का पूरा खर्च नियोक्ता उठाता है और यह योजना ईपीएफ सदस्यों के लिए स्वचालित रूप से उपलब्ध है। ईडीएलआई लाभ के नियम। 1. पात्रता। सभी ईपीएफ सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। 2. योगदान। योजना का पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, कर्मचारी से कोई कटौती नहीं होती है। 3. लाभ की गणना। लाभ की गणना पिछले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के 35 गुना के आधार पर की जाती है, जिसमें 2.5 लाख रुपए का बोनस भी शामिल है। न्यूनतम लाभ 50,000 रुपए सुनिश्चित है। अधिकतम लाभ 7 लाख रुपए है। 1. नौकरी के बीच गैप। यदि 2 नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप है, तो भी उसे लगातार नौकरी माना जाएगा। 1. अन्य नियम। यदि कर्मचारी की मृत्यु आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर होती है, तो भी उसके नॉमिनी को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उन संगठनों पर लागू होती है जहां 20 से अधिक कर्मचारी हैं। पता है कि पीएफ के अंदर भी इसी तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलती है। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बोलते हैं ईडीएलआई। ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस है तो भाई इसका पैसा कौन देता है? इसका पैसा देता है आपकी कंपनी वाले। तो कंपनी वाले इस चीज़ के लिए पैसा देते हैं, लेकिन 99% लोगों को इस इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे डियर पीएफ मेंबर सीरीज में, जहां मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं आपके अधिकारों के बारे में और आप जो मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में। तो समझिएगा सारी बात क्या है। बात यहाँ पे ये है कि पीएफ के अंदर में 3 कंपोनेंट होते हैं। कैसे मान लेंगे? देखो, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बिल्कुल यकीन मत करना जब तक मैं आपको कोई सरकारी प्रूफ ना दिखाऊं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, पीएफ के अंदर ये पीएफ की वेबसाइट है। इस पीएफ की वेबसाइट पे क्या लिखा है? इस पीएफ की वेबसाइट लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिल, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कहा गया। तो इस कानून के अंदर में बनाया गया कि हम पीएफ मेंबर को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। इन्हीं सुविधाओं के अंदर में ये बताया गया है कि पीएफ स्कीम के अंदर में पीएफ मेंबर को क्या क्या बेनिफिट दिए जाने हैं। आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इसे बोला जाता है पीएफ स्कीम। और इस स्कीम के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से मतलब आपको 3 तरह के फ़ायदे दिए जा रहे हैं। इन 3 फ़ायदों में से आपको जो इंश्योरेंस वाली बात मैं कह रहा हूँ वो यहाँ लिखी है। यहाँ कहा जा रहा है बेनिफिट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय हु वाज मेंबर ऑफ स्कीम एट टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। बेनिफिट अमाउंट 20 टाइम ऑफ वेजेस, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 6 लाख, ठीक है। मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि आपको इस जगह पे 3 बेनिफिट दिए जाएंगे। 3 बेनिफिट में से पीएफ का बेनिफिट, जो आपका पीएफ है वो दिया जाएगा, आपके परिवार को दिया जाएगा, आप तो रहोगे नहीं। पेंशन दिया जाएगा। पेंशन में क्या बोला जा रहा है? मंथली बेनिफिट, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, डिसेबल्ड विडोअर और चिल्ड्रन बेनिफिट, चिल्ड्रन पेंशन दिया जाता है। पास्ट सर्विस बेनिफिट पर पार्टिसिपेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फैमिली स्कीम 1971। तो यहाँ पे पेंशन वाली स्कीम में आपको पेंशन दी जाती है। मान लीजिए कि कोई मैरिड था तो उसके वाइफ को और उनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी, और कोई मैरिड नहीं है पेरेंट्स को दी जाती है। उसमें कुछ टर्म कंडीशंस होती है, उनको देखने के बाद ही पेरेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इंश्योरेंस की जो बात कही जा रही है, ये वाला वो इंश्योरेंस है जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इस स्कीम में जो भी आपकी सैलरी होगी उसका और अधिकतम यहाँ पे लिखा है 6 लाख, लेकिन ये आज के टाइम पे 6 लाख नहीं है, 7 लाख है। तो भाई साहब, ये इंश्योरेंस के लिए हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो आपको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इस इंश्योरेंस के बारे में कहीं पे भी पीएफ पासबुक में मेंशन नहीं होता है। अगर आप पीएफ पासबुक पे आओगे, आपको यहाँ अगर दिखेगा तो हमारा एम्प्लॉय शेयर दिखा रहता है। तो मेरी पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ ईडीएलआई के बारे में भी मेंशन करे कि भाई साहब ईडीएलआई भी आपको मिलता है। अभी ईडीएलआई के बारे में एक तरह से लोगों को जागरूकता नहीं है, जिस वजह से पीएफ मेंबर, अगर मान लीजिए कभी कुछ हो जाता है पीएफ मेंबर को, तो उसके परिवार को पता ही नहीं होता भाई ऐसा भी कोई इंश्योरेंस होता है, हमें ऐसा भी कोई पैसा मिल सकता है। तो
पीएफ मेंबर होने के नाते आपको इसे अपने परिवार को ज़रूर बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई कर्जा देते हैं तो आप अपने परिवार में बताते हैं कि भाई मैंने उसको कर्जा दिया है, 2 लाख रुपए दिया है। मान लीजिए ना कि आप मान लीजिए इंसान है तो आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। आपकी ज़िंदगी ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है किसी की कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट डे ही मैं एक्सपायर हो जाऊँ। तो इसमें किसी का एक्सपायरी टाइम नहीं लिखा है। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पीएफ है वहाँ एक इंश्योरेंस भी है। उस इंश्योरेंस के अंदर में आपके लिए बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी सर्विस कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए। 12 महीने की सर्विस में चाहे आपके पैसे जो आपकी जो सैलरी है वो चाहे मान लो 10,000 ही हो महीने की, अगर 10,000 रुपये महीने की भी सैलरी होगी और 12 महीने तक पैसा जुड़ा है तो आपके परिवार एलिजिबल हो जाता है 2.5 लाख रुपए का DLI बेनिफिट पाने के लिए। इसके लिए आपको जो अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। नंबर एक है कि वो मेंबर के मरने के बाद उसका एडवांस या फिर उसका फाइनल सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, अप्लाई ही कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर उनके पास होता है, बैंक खाता उनके पास होता है, एटीएम उनके पास होता है। तो वो सोचते हैं कि मेंबर मर गया, अब हम यहाँ पे फॉर्म 31 भर लेते हैं, एडवांस आ जाएगा और हम पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे, अब डेथ क्लेम के लिए क्यों अप्लाई करना है, हम 19 से निकाल के मामला ख़त्म करते हैं, इसलिए नहीं अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप डेथ क्लेम अप्लाई करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ को ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। अगर वाइफ कहीं और शादी कर लेती है तब पेंशन रुकती है, वरना उनकी वाइफ को पेंशन मिलेगी। बच्चे जब तक 25 साल के नहीं हो जाते तब तक मिलेगी। तो ये पेंशन का बेनिफिट चाहिए तब तो आपको डेथ क्लेम भरना ही पड़ेगा। और इससे भी बड़ा बेनिफिट है EDLI का बेनिफिट। तो अगर EDLI का बेनिफिट चाहिए जिसमें कम से कम 2.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए चाहिए, तो आपको डेथ क्लेम के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एडवांस तो निकाल लोगे, लेकिन जब आप डेथ क्लेम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे PF ऑफिसर ये देखेगा कि भाई इसकी डेट ऑफ डेथ जो है ना, उसके बाद में इन्होंने एडवांस निकाला हुआ है 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपसे कहा जाएगा कि वो पैसे वापस करो, PF ऑफिस को वो पैसे वापस करो और उसके बाद ही हम आपका डेथ क्लेम प्रोसेस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, मेंबर एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसका एडवांस नहीं निकालना है। दूसरी गलती ये है नॉमिनेशन करना। नॉमिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? नॉमिनेशन का मतलब होता है वारिस बनाना। जब मेंबर मर गया तो भाई वारिस कौन बना रहा है? अब वारिस कैसे बनाया जाता है? आधार OTP से। तो आप सिर्फ आधार OTP डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डेट ऑफ डेथ के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है तो उस नॉमिनेशन फॉर्म का जीरो मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। तो नॉमिनेशन फॉर्म भर के ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ कोई बेनिफिट मिलने वाला है। नॉमिनेशन फॉर्म की एक डेट होती है, अगर उस डेट से पहले मेंबर एक्सपायर हो चुका है तो उस नॉमिनेशन फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है और आपको सारा प्रोसेस ऑफलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने नॉमिनेशन कर दिया हो तो क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ दीजिए, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तीसरी मिस्टेक क्या है? तीसरी मिस्टेक ये है जो आमतौर पे लोग करते हैं, वो ये है कि अगर मेंबर ने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपको ये ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि जब भी PF फाइनल सेटलमेंट की जाती है तो सिर्फ आखिरी वाली कंपनी से ही आपको साइन करवाना होता है। सारी कंपनियों के पास आपको साइन नहीं करवाना होता है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाली कंपनी से ही साइन कराना है। तो अगर आखिरी वाली कंपनी से साइन कराना है तो आपको पहले वाली कंपनियों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर मेंबर ने जीते जी ट्रांसफ़र कर रखा है, आप कैसे देखेंगे? आप पासबुक में जाएंगे, पासबुक में आप देखेंगे कि लास्ट वाली कंपनी में सारा पैसा है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको छूट मिलती है कि आप पुरानी कंपनियों का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हैं। 1 मेंबर 1 PF पे जाके आप ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हैं। करना है ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होगा कि भाई मेंबर मर गया तो ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, ट्रांसफ़र वाला काम आमतौर पे किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ट्रांसफ़र नहीं किया लेकिन कंपनी ने जो है ना एग्जिट के अंदर डेथ डाल दी, तो फिर आप अपना मेंबर लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए ना तो फिर फॉर्म नंबर 13 जो ट्रांसफ़र का फॉर्म होता है वो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा और ऑफलाइन फॉर्म भरना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। समझ गए? ये चीज़ समझ गए? ये है 3 नंबर मिस्टेक। चौथी नंबर मिस्टेक क्या होती है? चौथी नंबर मिस्टेक ये होती है मेंबर तो एक्सपायर हो गया, अब वो क्या कर रहे हैं, खुद से जाके एग्जिट डाल देते हैं। जब आप मार्क एग्जिट में जा रहे हैं और यहाँ पे आप एग्जिट डालने की कोशिश कर रहे हैं
तो यहाँ पे डेथ वाला रीजन नहीं आता है। आप बात को ध्यान से समझिए, अगर आपको डेथ क्लेम अप्लाई करना है तो रीजन के अंदर डेथ होना चाहिए। अगर आप यहाँ से मैनेज से जाके खुद एग्जिट डालोगे ना तो वहां पे डेथ नहीं आएगा, और डेथ नहीं आएगा तो आपको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो जाती है कि अब आपको ये समझना है कि मेंबर मैरिड है या नहीं है। अगर वो मेंबर मैरिड है तो वहाँ पे प्रोफाइल में अपडेट होना चाहिए मैरिड। ये कैसे पता लगेगा सर? तो मैं आपको यहाँ तो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो, जब डेथ क्लेम अप्लाई किया जाता है ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो मैरिड है तो पूरी अलग कहानी हो जाती है, और अगर अनमैरिड है तो बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है। तो आपको कैसे चेक करना है? आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस नजर आएगा। तो ये जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे मैरिड होना चाहिए अगर वो मैरिड है, और यहाँ एड्रेस वगैरह आप भर सकते हैं। तो यहाँ आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनका प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। तो ये प्रोफाइल में जो जो चीज़ मिसिंग हो वो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड लिखा है और वो व्यक्ति मैरिड है तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पेंसिल टच करेंगे। पेंसिल टच करने पे यहाँ आपको चेंज मैरिटल स्टेटस आएगा। उसके बाद अगर अनमैरिड है, जैसा भी आप यहाँ करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर वो मैरिड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसे वाइफ को बेनिफिट ना देने के लिए यहाँ अनमैरिड दिखा दें, और अनमैरिड दिखा के आप वहाँ पे उनकी वाइफ को बेनिफिट ना देके उनके माँ बाप को बेनिफिट देना चाहें। पीएफ ऑफिस को सख्त निर्देश होता है कि ये पता लगाया जाए कि वो मैरिड था या नहीं था। इसके लिए कंपनी से भी अंडरटेकिंग ली जाती है, और साथ में ही अगर आप दिखाओगे अनमैरिड है तो देखा जाएगा। अगर वो 40 साल का आदमी है ना तो 40 साल के आदमी को मानेंगे ही नहीं कि वो अनमैरिड था, तो उसको ज़बरदस्ती आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि भाई वो मैरिड था अनमैरिड था ये हमें बताओ। मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, जो भी परिवार के सदस्य हैं अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है, और अगर अनमैरिड है तो पिता और माता दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा? वो मिलने की चीज़ है पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, मतलब पेंशन मिलेगी उसको, और प्लस ईडीएलआई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वाइफ है और बच्चे जो है ना, इनके सभी आईडी कार्ड के अंदर में सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। जैसे वाइफ के डिटेल में हमारा हस्बैंड का नाम सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, बच्चों के डिटेल में क्या होना चाहिए? फादर नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट सारे सही कर लेना, उसके बाद ही कंपनी में जाना, और कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कौन सी कंपनी को? लास्ट कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कंपनी को इन्फॉर्म करने से पहले आप ना सारे में ये देख लेना ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ जो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, वो ध्यान से समझ लो। देखो, जो डेट ऑफ डेथ है ना, डेट ऑफ डेथ वही होना चाहिए डेट ऑफ एग्जिट। अगर डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ एग्जिट के बराबर नहीं होगा तो आपको ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब ये डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ एग्जिट का क्या मसला है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये मामला होता है कि ये नहीं बोला जाता है कि आप नौकरी करते हुए मरो, ये बोला जाता है कि अगर मान लो मेंबर घर पे भी था और वहाँ पे भी वो एक्सपायर हो गया या एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया तो भी उसको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो उसकी एग्जिट डेट कंपनी डाल रही है वो उसकी डेट ऑफ डेथ ही होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ डेथ तक वो आपको कर्मचारी अपने यहाँ मान रहे थे। मान लो कि मेंबर की डेथ 12 मई को हुई है तो कंपनी को एग्जिट में 12 मई ही डालना है। अगर कंपनी ने गलती से 13 मई डाल दिया या फिर 11 मई डाल दिया तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, और अगर मिसमैच हो जाएगा तो एक दिन की गलती की वजह से भी आपको 2.5 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। अगर आप रिकॉर्ड अपना सही से नहीं रखोगे, अगर कंपनी ने गलत रीज़न डाल दिया तो फिर आपको ये ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ की 237वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी ईपीएफओ के हेड ऑफिस नई दिल्ली में, सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। तो वहाँ पर ईडीएलआई से रिलेटेड काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं, और पीएफ मेंबर्स के लिए भी जो है इंटरेस्ट को लेकर, ब्याज को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको इन अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी वहां पर ईडीएलआई में जो है कुछ जो स्कीम है
जो इंश्योरेंस होता है पीएफ मेंबर का उसमें संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है, क्या बेनिफिट मिलेगा पीएफ मेंबर्स को, चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जब भी ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग होती है उसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करी जाती है, क्योंकि जो ईपीएफओ है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सीबीटी के जो प्रमुख रहते हैं वो श्रम मंत्री रहते हैं, अभी हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। तो यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी करी गई है 28 फरवरी 2025 को 3:23 पर। यहाँ पर बताया है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर बातें बताई हैं, बट जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो ये है। सबसे पहला जो बड़ा निर्णय लिया गया है यहाँ पर ईडीएलआई को लेकर, सेवा के एक, ध्यान से सुनिएगा, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। अभी करंट में क्या है कि जो ईपीएफओ की ईडीएलआई जो स्कीम है उसमें क्या है कि अगर आपको ईडीएलआई स्कीम के तहत मिनिमम 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है अगर किसी पीएफ मेंबर की सर्विस में रहते हो डेथ हो जाती है तो, बट मिनिमम सर्विस उसकी 1 साल की होनी चाहिए। बट अब यहाँ पर इसमें ईपीएफओ ने ये कर दिया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर की, पहले यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रुपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर किसी पीएफ मेंबर ने ज्वाइन किया कोई कंपनी, उसका पीएफ अकाउंट है और 1 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पहला तो निर्णय ये लिया गया है कि अगर 1 साल से कम की सर्विस होने पर अगर उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि उसने ज्वाइन किया 2 महीने में डेथ हो गई, ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में हो गई, 6 महीने में हो गई, 7 महीने में हो गई, 8 महीने में हो गई, यानी कि 1 साल से कम उसकी सर्विस थी और उसकी डेथ हो गई, तो अब उसको जो है ईडीएलआई स्कीम के तहत न्यूनतम मिनिमम उसको जो है उसका जो फैमिली मेंबर है उसको जो नॉमिनी है उनको 50,000 रुपए का जीवन बीमा का लाभ उनको दिया जाएगा। 1 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपए जो है उनको बीमा का लाभ मिलेगा उनकी फैमिली मेंबर को, नॉमिनी को, ठीक है। और 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर डेथ होती है तो फिर मिनिमम 2.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा ईडीएलआई स्कीम के तहत, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा जो निर्णय लिया गया है गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। अब पहले सुनिएगा, पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा में बाहर मृत्यु माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकार होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो। किसी पीएफ मेंबर की नौकरी छोड़ने के बाद, जैसे कि आज उसने नौकरी छोड़ दी है और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको उसके जो फैमिली मेंबर है उनके जो नॉमिनी है उनको ईडीएलआई जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिलता था। बट अब यहाँ पर बताया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर का लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है और उसके लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के 6 महीने के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ईडीएलआई का लाभ मिलेगा। पहले अगर जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर डेथ हो जाती थी तो उनका ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलता था। बट अब अगर लास्ट कंट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी फरवरी में लास्ट कंट्रीब्यूशन उसका जमा हुआ है और अगले 6 महीने के अंदर उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको ईडीएलआई के तहत जो है मिनिमम 2.5 लाख रुपए, अगर 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो, और मैक्सिमम जो है 7 लाख रुपए का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरा भी जो है निर्णय लिया गया है और यहाँ पर बता दिया गया है साफ साफ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 2 नंबर पर वीडियो को रोककर यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब तीसरा, पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे कि सप्तांत या फिर छुट्टी आ जाती थी का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्तें पूरी नहीं होती थी। पहले क्या था, ईडीएलआई का बेनिफिट लेना है तो उसकी कंटिन्यू 1 साल की सर्विस होनी जरूरी थी, कंपलसरी थी। जैसे कि उसने यहाँ पर 6 महीने किसी कंपनी में काम किया और उसके बाद 1 महीने छोड़ के या फिर 10-15 दिन छोड़ के उसने जो है कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो पहले कहते थे कि भाई इसमें आपकी सर्विस के बीच में गैप आ गया है, तो अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती थी तो उसके जो फैमिली मेंबर थे, उनके जो नॉमिनी थे, उनको बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि कहा जाता था कि इनकी कंटिन्यू 1 साल की सर्विस नहीं है, बीच में सर्विस में गैप आ गया है इसलिए। बट अब यहाँ पर कहा है कि अब अगर किसी पीएफ मेंबर ने कोई नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ने के बाद
1 महीने के बाद यहाँ पर बता रखा है, कितने दिन का यहाँ पर बताया गया है, इसमें 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। यानी कि 6 महीने इस कंपनी में काम कर लिया और उसके बाद 1 महीने काम नहीं किया, कोई कंपनी छोड़ दी, उसके बाद 1 महीने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और आगे फिर कंटिन्यू नौकरी करा और सर्विस उसने ट्रांसफ़र कर ली, तो फिर वो सर्विस उसकी जुड़ जाएगी। तो पहले बीच में अगर 15 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1 हफ्ते छोड़ देते थे, कोई फिर नई कंपनी ज्वाइन कर लेते थे, तो पहले ईपीएफओ उसको बीच में गैप मानता था कि भाई आपकी लगातार कंटिन्यू 1 साल की सर्विस नहीं है। बट अब अगर बीच में 2 महीने का गैप रहेगा और उसके बाद कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है गैप नहीं माना जाएगा, कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा ईडीएलआई के इस बेनिफिट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे कि का अंतराल होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। यानी कि भाई आपने 1 साल कंटिन्यू काम नहीं किया, बीच में आपकी छुट्टी आ गई है, आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली 6 महीने काम करके, 7 महीने काम करके, बट अब नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौरों के बीच 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा ईडीएलआई का लाभ लेने के लिए। बीच में 2 कंपनियों में आपने काम किया, इसमें 6 महीने काम किया, इसमें 7 महीने काम किया, बीच में 15-20 दिन का गैप हो गया, तो उसको लगातार कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा। और उसके बाद अगर पी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ईडीएलआई के तहत जो है 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के 1000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये भी काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है। बाकी वीडियो को रोककर यहाँ पर जो 3 निर्णय लिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हो।